मैंने हीटेड पूल में 88 मांस खाने वाली लोचेस डाल दी। पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने के लिए सेट कर दिया। फिर एक बड़ी रकम खर्च करके 3 सुनहरे अजगर कोर्टयार्ड और बेड के नीचे रखवाए और काले कनखजूरों की एक कॉलोनी भी। जब सब कुछ तैयार हो गया, मैंने न्यू ईयर की छुट्टियों के लिए अपना सामान पैक किया और अब बस इंतजार करना था कि मेरी एक्स गिदगिदाते हुए वापस आए। मेरे पिछले जन्म में उसने मेरी छुट्टियों पर जाने का इंतजार किया और अपने पूरे परिवार के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए मेरे विला में घुस गई। उन्होंने सिर्फ मेरे बिस्तर पर सोया और मेरी सबसे अच्छी वाइन ही नहीं पी। उसके 2 भतीजों ने मेरी स्टडी में रखे सारे कलेक्टिबल फिगर्स तोड़ दिए। जब मैंने उससे इसका जवाब मांगा तो तारा ने मुझे मॉरली ब्लैकमेल करने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट का लाइव स्ट्रीम किया और दावा किया कि मैंने कुछ खिलौनों के लिए उसे मरने पर मजबूर कर दिया था। ऑनलाइन अनजान लोग सच्चाई जाने बिना मुझसे नफरत करने लगे। उन्होंने मेरी कंपनी में तोड़फोड़ की। जब मैं सड़क पार कर रहा था तो उन्होंने मुझ पर सड़े कंडे फेंके। मैं बचने की कोशिश में लड़खड़ाया और एक तेज रफ्तार कार ने मुझे टक्कर मार दी और मैं वापस आ गया। इस बार जैसे ही तारा और मेरा ब्रेकअप हुआ, मैंने रात भर जागकर अपने सारे कलेक्टिबल फिगर्स सुरक्षा के लिए अपने दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिए। फिर मैंने कोर्टयार्ड के तालाब को पिराना से भर दिया। स्टडी में एक बड़ा सा कॉर्न स्नेक रखा और एहतियातन एक काली टरांटुला भी। मैंने मेन गेट पर एक मेटल का वार्निंग साइन लगा दिया, अंदर खतरनाक जानवर है, प्रवेश ना करें। लेकिन मैं जानता हूं कि वो खुद को रोक नहीं पाएगी। ये विला करोड़ों का है, इससे दूर रहना बहुत मुश्किल है। दिखावे के लिए काफ़ी है। वो मेरे घर में न्यू ईयर बिताना चाहती है। ठीक है, मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि वो इसे कभी ना भूले। ईथन, तुमने पासवर्ड क्यों बदल दिया? मैं अंदर नहीं आ पा रही। जब तारा आखिरकार मेरे मेन गेट पर मुझे घेर लेती है तो हमारी ब्रेकअप को 20 दिन हो चुके थे। वजह थी वो मेरी पीठ पीछे एक दूसरे आदमी के साथ होटल रूम में पकड़ी गई थी। मैं हमेशा से जानता था कि वो बेशरम है, बस ये नहीं जानता था कि किस हद तक। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, वो मेरे दरवाजे पर क्या कर रही है? शुक्र है मैंने टाइम पर कोड बदल दिया, वरना वो अब तक अंदर होती। हमारा सब खत्म हो चुका है। बिल्कुल, मैंने पासवर्ड बदल दिया। तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है। तुम मेरे घर में कदम रखने के लायक नहीं हो। तुमसे मुझे घिन आती है, मैंने नफरत भरे लहजे में कहा। अगर उसमें जरा भी समझ होती तो वो अभी मुड़कर चली जाती, लेकिन मैं जानता हूं वो नहीं जाएगी। मैंने ये कहा ही इसीलिए था। ईथन, हमारे बीच सब अच्छा था, तुम इतने बेरुखे कैसे हो सकते हो? वो आदमी शादीशुदा निकला। मैंने उसके साथ सब खत्म कर दिया है। मैंने अपनी बहन और उसके 2 बेटों से वादा कर लिया है कि मैं उन्हें न्यू ईयर के लिए यहाँ लाऊंगी। मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। तुम तो वैसे भी छुट्टियों में घर जा रहे हो, घर खाली ही पड़ा रहेगा। क्या मैं अपनी फैमिली को यहाँ रहने के लिए ला सकती हूँ? तारा मेरे विला में पहले भी आ चुकी है। वो जानती है कि ये बाहर से कैसा दिखता है, बिल्कुल साधारण मामूली सा, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से लग्जूरियस है। पूरे घर में स्मार्ट होम सिस्टम्स, कोर्टयार्ड में एक तालाब, स्टोर रूम प्रीमियम खाने पीने के सामान से भरा हुआ। वो लोग अंदर घुसकर न्यू ईयर के 15 दिन तक बिना बाहर निकले दावत उड़ा सकते थे। तुम्हारे रहने की परेशानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम में से किसी का भी यहाँ स्वागत नहीं है। मैं उसे धक्का देकर दरवाजे के अंदर चला जाता हूँ। गेट एक भारी आवाज़ के साथ मेरे पीछे बंद हो जाता है। मैं वीडियो डोरबेल से देखता हूँ। जैसे ही उसे लगता है कि मैं उसे नहीं देख सकता, तारा के चेहरे से सारी मासूमियत गायब हो जाती है। वो गुस्से से मेरे गेट को घूलती है और 2 बार थूकती है। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। मैं तो बस तमीज से पूछ रही थी। एक बार तुम छुट्टियों पर चले जाओ, मैं खुद ताला तोड़ लूंगी। ये जगह मेरी है। मुझे पता था। उसके घमंडी चेहरे को देखकर मैं हंस पड़ा, गुस्से से नहीं बल्कि पूरे जोश से, क्योंकि मैं ये सब पहले जी चुका हूं। मैं जानता हूं आगे क्या होने वाला है। मेरे पिछले जन्म में उसने यही हरकत की थी और मैंने उसे वैसे ही मना कर दिया था। मुझे लगा वो पीछे हट जाएगी, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं। 2 दिन बाद मैं घर के लिए निकल गया। मेरे जाते ही तारा ने अपने गांव से एक ताला तोड़ने वाले को बुलाकर घर में घुस गई। फिर वो अपने पूरे परिवार के साथ अंदर आ गई और वहां अपना घर बना लिया। जब पड़ोसियों ने पूछा तो उसने उन्हें बताया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हमारा पैचअप हो गया है और मैंने खुद उन्हें रहने के लिए बुलाया है। पड़ोसियों ने उसे हमारे रिलेशनशिप के दौरान देखा था। उनके पास उस पर शक करने की कोई वजह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। और तारा, लालची और बेवकूफ़, ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया।
उसने स्टोर रूम खाली कर दिया, मेरी सबसे महंगी पुरानी वाइन्स खोल लीं, रेफ्रिजरेटर में रखा सब कुछ साफ कर दिया और चुपके से मेरी अलमारी से सारे महंगे कपड़े और सामान बेच दिए। उसकी बहन जानेट ने मेरी 9 सबसे कीमती कोई फिश पकाकर खा लीं, जिनकी कीमत लाखों में थी। लेकिन सबसे बुरा ये नहीं, सबसे बुरा था उसके 2 भतीजों का काम। उन्होंने मेरी स्टडी के शेल्फ्स पर रखा हर एक कलेक्टिबल तोड़ दिया। एक भी सही सलामत नहीं बचा। कई लिमिटेड एडिशन थे, कुछ तो ऐसे थे जो दोबारा मिल ही नहीं सकते थे। उन सब में मेरी सालों की मेहनत और 10 लाख से ज़्यादा की कीमत लगी थी। जब मैं छुट्टियों के बाद खुशी खुशी लौटा तो मैंने उन्हें अभी भी अंदर ही पाया। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। मैंने हर नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की, लेकिन तारा और उसकी तलाकशुदा बहन के पास 2 बच्चों के अलावा देने को कुछ नहीं था। वो ज़मीन पर लेटकर चिल्लाने लगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, टेक आवर लाइव्स। फिर मुझे मॉरली ब्लैकमेल करके मामला रुकाने के लिए तारा ने हद पार कर दी। उसने आधी रात को मेरे दरवाजे पर अपनी कलाई काटने का लाइव स्ट्रीम किया। उसने कुछ ज्यादा ही गहरा काट लिया। वो वहीं मेरे दरवाजे पर मर गई। ऑनलाइन लाखों अनजान लोग जो सिर्फ वही जानते थे जो उन्होंने स्ट्रीम पर देखा, मुझसे बेइंतहा नफरत करने लगे। कुछ ने मेरी कंपनी में तोड़फोड़ की, दूसरों ने सड़क पार करते वक्त मुझ पर सड़े अंडे फेंके। मैं बचने की कोशिश में लड़खड़ा रहा। एक कार ने मुझे पूरी स्पीड से टक्कर मार दी। मैं फूलों की क्यारी में जा गिरा। हड्डियां टूट चुकी थीं। जब तक एम्बुलेंस पहुंची, मैं खून बहने से तड़प रहा था। मैं हॉस्पिटल कभी नहीं पहुंच पाया। मैं उनसे नफरत करता था। मैं तारा और उसके परिवार के हर एक सदस्य से नफरत करता था। उनके लालच और बेवकूफ़ी ने मुझे मार डाला। मुझे लगा कि मैं इस दुनिया से सिर्फ नफरत लेकर चला जाऊंगा। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं न्यू ईयर से ठीक पहले वापस आ गया था, उनके घर में घुसने से पहले, मेरे घर जाने से पहले। इस बार मैं उनके साथ खेलूंगा। उन्हें मेरे घर में न्यू ईयर मनाना है। मैं उन्हें एक ऐसा न्यू ईयर दूंगा जिसे वो अपनी कब्र तक याद रखेंगे। मैंने उसी रात अपने सबसे करीबी दोस्त को बुलाया। हमने मिलकर सारी कोई फिश सुरक्षा के लिए उसके विला के तालाब में शिफ्ट कर दी। इन मछलियों की कुल कीमत 20 लाख से ज़्यादा है। मैं तारा के परिवार को उनके आसपास भी नहीं आने दे सकता। कोई फिश के जाने के बाद तालाब खाली लग रहा था, इसीलिए मैंने एक्वेरियम में काम करने वाले एक दोस्त को फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे कुछ काटने वाला जानवर चाहिए, कुछ खतरनाक, मैंने उससे कहा। अगली सुबह सबसे पहले वो पिरानास का एक बड़ा क्रेट और 2 बड़े एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स लेकर हाजिर हो गया। पिरानास को सीधे तालाब में डाल दो, वो कहता है। मैं ऊपर से कुछ घास फूस डाल दूंगा ताकि कुछ दिखे नहीं, इससे मेहमान डरेंगे नहीं। ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। खून की महक मिलते ही ये सेकंडों में एक हंस को हड्डियों तक साफ कर सकती हैं। तुम्हारे पिछले आंगन में जो बड़े पानी के टैंक हैं वो कछुओं के लिए परफेक्ट हैं। वो पूरी सर्दियां बिना खाए रह सकते हैं और अगले साल गर्मियों तक जिंदा रहेंगे। मुझे ये पसंद आया। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या उसके पास रेप्टाइल्स के लिए कोई सुझाव है, कुछ ऐसा जो घुसपैठियों को दूर रखे जब मैं छुट्टियों पर रहूं। वो तुरंत समझ जाता है। कॉर्न स्नेक कैसा रहेगा? जहरीला नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है, देखने में डरावना। और एक काली टरंटुला, वो भी बेजरार है लेकिन उसे देखकर बुरा सपना आ सकता है। मेरी एक दोस्त उन्हें पालती है और उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है। तुम बस बोलो और मैं आज दोपहर उन्हें ले आऊँगा। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ, लेकिन मैं यहीं नहीं रुकता। मैं एक प्रोफेशनल मूविंग कंपनी को हायर करता हूँ ताकि वो मेरी स्टडी से हर कलेक्टिबल फिगर को ध्यान से पैक करके मेरी दूसरी प्रॉपर्टी में ले जाएं। घर की हर कीमती चीज़, लग्जरी सामान, लिविंग रूम में रखे एंटीक फूलदान, सब कुछ। जाहिर है एक खाली घर शक पैदा करेगा। मैं कुछ गमले वाले पौधे खरीदता हूँ, खास तौर पर सबसे जहरीले वाले, और उन्हें कमरों में लगा देता हूँ। बाथरूम में रखे टॉयलेटरीज को एक्सपायरी डेट पार कर चुके प्रोडक्ट से बदल देता हूँ। स्टोर रूम में रखी महंगी वाइन्स की जगह हर ब्रांड की नकली बोतलें रख देता हूँ। अमीर बेवकूफ़ नकली वाइन खरीदते हैं, ऐसा हमेशा होता है ना। महंगे फ्रोजन सी फूड की जगह सड़ी हुई मछली और झींगे रख देता हूँ जिससे कोई हाथ ना लगाए। उन्हें सी फूड पसंद है, डू दे, जी भर के खाओ। जाने से पहले मैं एक टेक्नीशियन से पूरी प्रॉपर्टी में 1 दर्जन से ज़्यादा छिपे हुए कैमरे लगवाता हूँ। मैं उस घर में होने वाली हर चीज़ देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका हर सेकंड पुलिस के लिए रिकॉर्ड हो। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, मैं आराम से बाहर निकलता हूँ, हाथ में लगेज लिए, और मेन गेट पर एक कस्टम इनग्रेव्ड मेटल वार्निंग प्लेट लगाता हूँ।
अंदर खतरनाक जानवर हैं। प्रवेश ना करें, अपने रिस्क पर आगे बढ़ें। उस साइन के लगने के बाद उनके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। मैंने साफ चेतावनी दी थी, लेकिन मैं तारा को जानता हूं, वो अपनी आदत से मजबूर है। वो एक विला में रहने, लग्जरी कार्स चलाने और एक इम्पॉर्टेंट इंसान बनने के ख्वाब को नहीं छोड़ सकती। मैं बिना पीछे मुड़े निकल जाता हूं, अपना लगेज हाई स्पीड ट्रेन पर रखता हूं और सीट पर बैठते ही मैं घर के हर कोने से कैमरा फीड्स खोल लेता हूं। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहता है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या होगा अगर पुनर्जन्म ने चीजों को बदल दिया हो? क्या होगा अगर तारा आए ही ना? क्या मेरी सारी तैयारियां बेकार हो जाएंगी? फिर मैं सोचता हूं, अगर इस जिंदगी में तारा सुधर गई है और घर में ना घुसने का फैसला करती है, तो शायद मुझे बदला लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं बस एक नई शुरुआत कर सकता हूं। जब तक वो मेरे रास्ते से दूर रहती है, मेरी उसे बर्बाद करने की कोई खास इच्छा नहीं है। मैं तो ये भी सोचने लगता हूं कि उस तारांचुला, कॉर्न स्नेक और पिरानास से भरे तालाब का क्या करना है। मैं उन्हें भूखा नहीं मार सकता। उन्हें मासूम लोगों को डराने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन लंच के बाद जब मैं फीड्स दोबारा चेक करता हूं तो सब कुछ बदल चुका था। तारा ने मुझे निराश नहीं किया। वो अपने गांव से एक ताला तोड़ने वाले के साथ आती है। 200 युआन के लिए वो आदमी बिना सोचे समझे मेरा गेट खोल देता है। तारा अंदर आती है, साफ सुथरे इंटीरियर को देखती है और उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। वो ताला बदलने के लिए लॉकस्मिथ को 500 और देती है और मेरा हाई एंड फिंगरप्रिंट लॉक एक सस्ते कमजोर ताले से बदल दिया जाता है। वो गेट से वार्निंग साइन को चाकू से निकालती है और बिना देखे उसे नाली में फेंक देती है। वो ये नहीं जानती कि छज्जे के नीचे लगे कैमरे ने हर एक पल को बिल्कुल साफ रिकॉर्ड कर लिया है। लॉकस्मिथ के जाने के बाद वो सीधे स्टोर रूम में जाती है। वाइन रैक भरा हुआ है, फ्रीजर भी पैक है। वो बहुत खुश है। वो जोर से हंसती है। इतना सारा खाना मेरी बहन और बच्चे राजाओं की तरह खाएंगे। हंसते हंसते वो लिविंग रूम में जाती है, अंडर फ्लोर हीटिंग ऑन करती है और मेरा टेलीविजन देखने के लिए मेरे सोफे पर बैठ जाती है। 2 घंटे बाद वो बाहर जाती है, यकीनन जैनेट और दोनों लड़कों को लाने के लिए। मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही है। मैं कैमरा फीड बंद करता हूं, अपना लगेज उठाता हूं और उतर जाता हूं। एग्जिट पर भीड़ है। न्यू ईयर आने वाला है और लोग छुट्टियों के सामान से भरे बैग्स के साथ आ जा रहे हैं। हर तरफ त्योहार का माहौल है। ये माहौल मुझ पर भी चढ़ जाता है और मैं एक ऐसे हल्केपन के साथ चलने लगता हूं जो मैंने बहुत टाइम से महसूस नहीं किया था। मेरा भाई मुझे स्टेशन से लेने आता है, इस चिंता में कि कहीं मैंने एक गर्म कपड़े ना पहने हों। वो सिर्फ मेरे लिए एक डाउन जैकेट लाया है। वो गर्माहट घर तक मेरे साथ रहती है। मैं अपने बचपन के बिस्तर पर लेटकर कैमरा फीड्स खोलता हूं। तारा पहले ही अपनी बहन जैनेट और अपने 2 बदनाम शैतान भतीजों फीलिक्स और लियो को मेरे घर ले आई है। जैसे ही जैनेट अंदर आती है, वो खुशी से बोल पड़ती है, ये जगह कमाल की है। तुम्हारा एक्स तो सच में बहुत अमीर है। तारा गर्व से मुस्कुराती है, बिल्कुल है। अभी वो मुझसे गुस्सा है। हाँ, लेकिन अगर मैं यहीं टिकी रही और जाने से मना कर दिया तो आखिरकार जब वो वापस आएगा तो मान जाएगा। वक्त के साथ प्यार बढ़ जाता है। जैनेट को इस सब ने कुछ भी गलत नहीं लगता, बल्कि वो तारा को एक और भी नीच सुझाव देती है। जब वो वापस आए उसके साथ सो जाओ, प्रेग्नेंट हो जाओ, किसी और का बच्चा भी चलेगा। एक बार बच्चा हो गया, तुम्हारा परिवार और फिर ये पूरा विला तुम्हारा ही समझो। तारा सहमति में सिर हिलाती है। तुम हमेशा से ही समझदार रही हो बहन, तभी तो तुम अपने तलाक से 50 लाख निकर निकली। आसपास किसी को ना देखकर जेनेट झुकती है और तारा को एक राज बताती है। मेरा एक्स हस्बैंड हमेशा से मानता है कि जुड़वा बच्चे उसके हैं। तलाक के बाद भी वो हर महीने कम से कम 20,000 चाइल्ड सपोर्ट भेजता है, लेकिन वो उसके नहीं हैं। वो एक एक्स बॉयफ्रेंड के हैं, एक गुंडा जिसके साथ मैं उस वक्त थी। वो और उसका भाई खुद जुड़वा हैं। जुड़वा उनके परिवार में है। क्या औरत है! वो सालों से अपने एक्स हस्बैंड को धोखा दे रही है। मैं तुरंत फुटेज डाउनलोड करता हूँ और एक दोस्त से जैनेट के एक्स हस्बैंड का पता लगाने को कहता हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग भेजने का इरादा रखता हूँ। इसे एक अच्छा काम समझो। किसी भी आदमी को सालों तक बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। जब दोनों बहनें गहरी बातों में लगी थीं, फीलिक्स खेलने के लिए पिछले आंगन में चला जाता है। बड़े पानी के टैंक को देखकर वो सीधा अपना हाथ अंदर डाल देता है। उसकी जिज्ञासा सावधानी पर हावी हो जाती है। मेरी सांस गले में अटक जाती है। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स आमतौर पर सर्दियों में सोते हैं, लेकिन ये शहर एक ऐसे इलाके में है जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। ये कछुए पूरी तरह से जागे हुए हैं और एलिगेटर स्नैपर्स स्वभाव से ही खतरनाक होते हैं, लेकिन फीलिक्स किस्मत वाला है।
कछुआ अभी अभी आया है और अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है। हैरानी की बात है वो काटता नहीं है। फीलिक्स टैंक में उस बड़े से जीव को देखता है और भी उत्साहित हो जाता है। बार बार हाथ डालकर उसे छेड़ने लगता है। आखिरकार फीलिक्स अपनी किस्मत को ज्यादा ही आजमा लेता है। मेरा हाथ! मॉम, मेरी मदद करो। कैमरा इतना दूर है कि आसानी से साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। तारा और जैनेट पिछले आंगन में भागते हुए आते हैं। जैनेट अब खून से लाल हो चुके पानी को एक नज़र देखती है और वहीं बेहोश हो जाती है। तारा में ज्यादा हिम्मत है। टैंक इतना भारी है कि उसे उल्टा नहीं जा सकता, इसलिए उसके पास खुद हाथ अंदर डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो पूरी हिम्मत जुटाकर अपने हाथ पानी में डाल देती है, फीलिक्स के हाथ पर जकड़े कछुए को पकड़कर पानी से बाहर निकालने के लिए। कछुआ अपने तेज धार वाले पंजे बार बार तारा के हाथों पर मारता है, उन्हीं गहरे खूनी घावों से चीर देता है। लेकिन असली डर ये है कि कछुआ फीलिक्स को छोड़ेगा नहीं। डर के मारे वो और जोर से जकाड़ लेता है। फीलिक्स दर्द से सिसक रहा है। आंटी, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। तारा की पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं है, एम्बुलेंस बुलाने की भी हिम्मत नहीं है, घुसपैठिया साबित होने के डर से। फीलिक्स को आज़ाद कराने के लिए वो चाकू लाने के लिए किचन में भागती है ताकि वो कछुए का सिर काट सके। ठीक उसी पल मैं वक्त खरीदने के लिए उसे कॉल करता हूँ। तारा स्क्रीन पर मेरा नाम देखती है, पकड़े जाने के ख्याल से घबरा जाती है। वो रो रहे फीलिक्स को छोड़कर फ़ोन उठा लेती है और अपनी आवाज़ को शांत करने की कोशिश करती है। ईथन, क्या तुम्हें कॉल करने का ख्याल कैसे आया? वो हाँफते हुए पूछती है। मैं तेवर चढ़ाता हूँ और सफाई से झूठ बोलता हूँ। मेरे पड़ोसी ने कहा कि उन्होंने तुम्हें मेरे घर के आसपास मंडराते हुए देखा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे अपने पीछे आने की वजह मत दो। तारा का शरीर ठंडा पड़ जाता है। नहीं, नामुमकिन, तुम्हारे पड़ोसी को कोई गलतफहमी हुई होगी। वो हकलाती है, मुझे काम है, अलविदा। वो फ़ोन काट देती है। तारा सोचती है कि अगर पड़ोसियों ने उससे पहले ही देख लिया है तो उन्हें चुपचाप रहना होगा और बाहर जाना बंद करना होगा, वरना मुझे पता चल जाएगा और पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और फिर उनका न्यू ईयर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जब तक वो फ़ोन काटकर फीलिक्स के पास वापस पहुंचती है, कछुआ आखिरकार उसे छोड़ चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो उसे छोड़ता है, वो उसके हाथ के पिछले हिस्से से मांस का एक टुकड़ा नोच लेता है। खून तेजी से बहने लगता है। तारा फीलिक्स के हाथ को घूरती है। वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाती, उसमें बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं है, इस डर से कि कोई ये ना जान ले कि वो मेरे घर में घुसी है। इसके बजाय वो बेसमेंट में तब तक ढूंढती है जब तक उसे फर्स्ट एड किट नहीं मिल जाती। वो अंदर से लंबे समय से एक्सपायर्ड हो चुकी है। एंटीसेप्टिक और पट्टियां निकालती है, अपने फ़ोन पर एक ट्यूटोरियल देखती है और दर्द से करा रहे लड़के के घाव पर पट्टी करती है। वो ये नहीं जानती कि वो एक्सपायर्ड दवाइयाँ ना तो घाव साफ करेंगी और ना ही खून रोकेंगे। वो इन्फेक्शन को बढ़ाएंगी और घाव को सड़ा देंगे। जब वो आखिरकार हिसाब चुकाने के लिए कछुए को ढूंढने जाती है तो वो जीव कब का जा चुका होता है। पिछले आंगन में एक डेकोरेटिव रॉकरी, एक रीसर्कुलेटिंग फाउंटेन और सजावटी झाड़ियों का एक घेरा था। एक ऐसे जीव के लिए काफ़ी छिपने की जगह थी जो जानता था कि कैसे गायब होना है। बहुत अच्छा खेले पुराने दोस्त। मेरे पिछले जन्म में फेलिक्स ने सिर्फ मेरे कलेक्टिबल्स ही नहीं तोड़े थे, उसने मेरे घर के हर कोने में पेशाब किया था। उसे एक स्नैपिंग टॉटल द्वारा नोचते हुए देखना इंसाफ जैसा लगता है। मुझे बहुत संतुष्टि महसूस होती है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे पास उनके लिए और भी बहुत से तोहफे हैं। तारा बड़े दिल से लंच बनाती है, स्टोर रूम से ढेर सारा सामान निकालती है। जंबो साउथ अमेरिकन प्रॉन्स, फ्रेंच रेड वाइन, फ्रोजन फिश, फ्रोजन स्टेक्स। और बनाओ। जैनेट सोफे से बेशर्मी से चिल्लाती है, मुझे ढेर सारा चाहिए। फीलिक्स और लियो बढ़ते बच्चे हैं, उन्हें ठीक से खाना चाहिए। वो और ज्यादा के लिए जोर देती रहती है, असली भूख के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ महंगा लग रहा है और महंगी चीजें मुफ्त में खाना जीत जैसा लगता है। तो मैं ढेर सारा बनाऊंगी, तारा अपने आस्तीन ऊपर करते हुए कहती है। वो मेरे ऑलिव ऑयल तक पहुंचती है और उसे ऐसे डालती है जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो, जब तक कि जैनेट को पैन से एक अजीब सी गंध नहीं आती और उसे उल्टी आने लगती है। इस तेल से अजीब सी बदबू आ रही है। तारा हाथ हिलाकर कहती है, तेल से ऐसी ही बदबू आती है। ये प्रीमियम चीज़ है, इसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बस। जब खाना मेज़ पर आता है, जैनेट कुछ निवाले लेती है और हर निवाले के साथ उसका चेहरा उतरता जाता है। सी फूड का स्वाद नरम है, स्टेक काला हो गया है।
ये मत कहना कि ये सब खराब हो गया है। ये सब बनाते बनाते तारा को बहुत जोर की भूख लग जाती है। वो कुछ निवाले लेती है। उसका स्वाद का एहसास कभी भी तेज नहीं रहा और उसे किसी भी चीज़ में कुछ गलत नहीं लगता। मुझे तो ठीक लग रहा है, कुछ खराब नहीं हुआ है, खाओ। जानेट एक और निवाला लेने से मना कर देती है। इसके बजाय वो खाली पेट बड़े बड़े घूंट में नकली वाइन पीने लगती है। तारा मान लेती है कि वो बस नखरे कर रही है और उसे नज़रअंदाज कर देती है। खुद लगातार और जोश से खाती रहती है। फीलिक्स और लियो बच्चे हैं, वो तारा को मज़े से खाते हुए देखते हैं और बिना सोचे समझे उसके पीछे लग जाते हैं। साथ मिलकर वो पूरी मेज़ साफ कर देते हैं। लगभग आधे घंटे बाद दोनों लड़के अपना पेट पकड़ लेते हैं और बाथरूम की तरफ भागने लगते हैं। जानेट, जिसने खाली पेट बहुत ज़्यादा पी ली थी, चक्कर और उल्टी की शिकायत कर रही है। उसका चेहरा खतरनाक लाल रंग का हो गया है। तारा की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। उसे बार बार चक्कर आते हैं और पेट में मरोड़ उठती है और वो लगातार बाथरूम के चक्कर लगाती है। आखिरकार जानेट और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो आधी रात को दोनों लड़कों को टैक्सी में बिठाती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तारा की हालत थोड़ी कम खराब है, लेकिन वो पूरी रात बाथरूम में गुजरती है और बड़ी मुश्किल से बच पाती है। अगली सुबह वो पूरी तरह से थक चुकी है। वो बिस्तर से बाथरूम तक जाने की कोशिश में कई बार गिरती है। मैं ये सब बड़े मज़े से देखता हूँ। शाम तक जानेट वापस आती है, अपने पीछे दो साफ तौर पर कमज़ोर दिख रहे लड़कों को घसीटते हुए। विला वापस आकर दोनों बहनें स्टोर रूम में हर चीज़ को चेक करने में वक्त बर्बाद नहीं करती। जो उन्हें मिलता है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। वाइन की हर बोतल नकली है, हर खाने की चीज़ एक्सपायर्ड है। तारा सोफे पर गिर जाती है और कड़वाहट से बड़बड़ाती है। मुझे लगा था ईथन बहुत अमीर है, उसका वाइन रैक नकली चीज़ों से भरा है, तभी कल रात हमारी इतनी बुरी हालत हुई थी। जानेट भी कहती है कि खाना भी यूज़ बाय डेट से बहुत पुराना था। तभी मेरे बच्चे पूरी रात बीमार थे। ईथन बिल्कुल ही अजीब है। अगर मुझे शक पैदा होने की चिंता ना होती तो मैं उससे सामना करती और उससे हमारे मेडिकल बिल्स भरवाती। तारा कहती है कि उनके नुकसान की भरपाई का एक आसान तरीका है। वो हमेशा लग्जरी चीज़ें खरीदता है। कल हम चुपके से उसकी डिज़ाइनर चीज़ें बेच देंगे। जानेट तुरंत मान जाती है। वो जो भी सोच सकते हैं मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं बस उनके मेरे बेडरूम के दरवाजे से अंदर आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कैसी बदबू है? जैसे हाय। तारा मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खोलती है। उसे एक ऐसी गंदी बदबू आती है जो उसे कदम कदम पीछे ढकेल देती है। मैंने जानबूझकर उन्हें बिना धोए छोड़ दिया था। कई जोड़ी जुराबें ध्यान से मैक्सिमम बदबू के लिए तैयार की गई थीं। वो बदबू किसी आफत से कम नहीं थी। जानेट अपनी नाक बंद कर लेती है और एक सुरक्षित दूरी पर चली जाती है। जब तारा हिम्मत करके लग्जरी चीज़ें ढूंढने के लिए अंदर जाती है, अपनी नाक ढकने के बावजूद वो उकाइयाँ लेने से खुद को रोक नहीं पाती। कोई राहगीर सोच सकता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो अलमारी में गहराई तक देखती है और उसे एक भी लग्जरी आइटम नहीं मिलता। इसके बजाय कुछ गरम, रोएदार और बिल्कुल जिंदा चीज़ उसके हाथ से टकराती है। तारा एक तेज चीख के साथ पीछे हटती है। फीलिक्स दरवाजे से झांकते हुए उसे पहले देखता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आंटी, तुम्हारे हाथ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी है। तारा अपना हाथ जोर से हिलाती है, उसे फेंकने की बेताबी में। टैरांटुला अचानक हुई हरकत से चौंक कर अपने दांत उसकी उंगली में गड़ा देती है, फिर उसके शरीर पर रेंगती हुई फर्श पर गायब हो जाती है। उसकी त्वचा पर वो रेंगने वाली रोएदार चीज का एहसास किसी बुरे सपने जैसा है। लंबे समय तक तारा वहीं खड़ी रहती है, चिल्लाते हुए, मकड़ी, यहाँ एक मकड़ी है, मेरे पास मत आना, मुझे डर लग रहा है। जानेट कमरे के आसपास भी नहीं जाती। वो हॉलवे में खड़ी रहती है, अपनी गर्दन अंदर देखने के लिए मोड़ती है और साथ ही लियो को कॉलर से पीछे खींचती है, जो हंगामा देखने के लिए अंदर जाना चाहता है। फीलिक्स तारा की चीखों से घबराकर उसके साथ शामिल हो जाता है। मुझे भी मकड़ियों से डर लगता है। दोनों बहुत देर तक रोते चिल्लाते रहते हैं और आखिरकार शांत हो जाते हैं। फेलिक्स सांस लेता है और कहता है, आंटी, मुझे लगता है मकड़ी भाग गई। तारा के पैर, जो शीशे की तरह भारी लग रहे थे, आखिरकार दोबारा हिलने लगते हैं। वो कमरे से ऐसे भागती है जैसे फर्श पर आग लगी हो और कसम खाती है कि वो वहां दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी। कैमरा सब कुछ साफ रिकॉर्ड करता है। उसके पैरों के बीच एक बड़ा गहरा धब्बा। उसने डर के मारे पेशाब कर दिया था। खुद को संभालने के बाद तारा मुझे कॉल करती है। उसका लहजा सावधानी से साधारण है। एक दोस्त ने बताया, तुमने आजकल पालतू जानवर रखे हैं? किस तरह के?
क्या वो जहरीले हैं? वो उनकी संख्या जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि क्या वो खतरनाक हैं। मैं उसे कुछ नहीं बताता। तुमसे मतलब नहीं, मैं साफ कहता हूं। बिना वजह मुझे कॉल मत करना। तुम मनहूस हो। मैं फ़ोन काट देता हूं। जहरीले हैं या नहीं, कितने हैं, उसे रात भर जागकर सोचने दो। तारा गुस्से से जलती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार डर जीत जाता है। वो हॉस्पिटल में एंटीवेनम इंजेक्शन पर 2000 युआन खर्च करती है। तभी उसे सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन ये ना जानना कि घर में कितने तारांचुलाज हैं। इसका मतलब है कि अब वो हर कमरे में घुसने से पहले चेक करती है, हर कोने, हर साए, हर दरार को उस बड़ी काली मकली के निशान के लिए स्कैन करती है। वो एक घबराई हुई रैक बन चुकी है, बेवजह उछलती है, ऐसी चीज़ें देखती है जो वहाँ नहीं हैं। जैनेट के कितने भी समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे बेडरूम में दोबारा घुसने से मना कर देती है, किसी भी कीमत पर नहीं। उसके वहाँ इंतज़ार करने का ख्याल, उसे दोबारा काटने के लिए तैयार, उसके बर्दाश्त से बाहर है। वो जैनेट से अंदर जाने को कहती है। जैनेट साफ मना कर देती है। मैं वहां नहीं जा रही हूं। मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? जैनेट गुस्से से कहती है, और तारा इस मजाक पर सिर्फ कड़वाहट से हंस सकती है। और इसके साथ ये मामला पूरी तरह बंद हो जाता है। दिन में पड़ोसियों द्वारा देखे जाने के डर से वो विला से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। स्टोर रूम बेकार होने के बाद जैनेट को याद आता है कि उसने सामने के आंगन के तालाब में तैरती हुई घास फूस के नीचे बड़ी मछलियों जैसी कोई चीज देखी थी। चलो उन्हें पकड़ते हैं, जैनेट सुझाव देती है। तारा तुरंत मान जाती है। बिल्कुल सही, आज न्यू ईयर्स ईव है। लंच के लिए मछली? फिर हम आज रात एक अच्छी डिनर के लिए चुपके से बाहर निकलेंगे। लेकिन उन्हें तुरंत एक समस्या का सामना करना पड़ता है। असल में उस तालाब में कौन उतरेगा? तारा के हाथ कछुए और मकड़ी के घावों से भरे हुए हैं। वो उन्हें पानी में डालने से मना कर देती है, लेकिन तालाब चौड़ा है और बिना सही उपकरण के किनारे से कुछ भी पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। जैनेट अपनी तरफ से अपनी नई ड्रेस को गंदे पानी में खराब करने से मना कर देती है और हिलने को तैयार नहीं होती। फीलिक्स, जो पास में खुशी खुशी मेरे बाग के पौधे उखाड़ रहा था, ये बहस सुनता है और खुद को आगे करता है। मुझे मछली पकड़नी है, मैं जाऊंगा। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाए, वो अपने हाथ पर अभी अभी सूखे घाव को नज़रअंदाज करता है और सीधे तालाब में कूद जाता है। पिरानाज आम तौर पर बड़े जीवों पर बिना उकासाए हमला नहीं करते जब तक कि उस जीव से खून न बह रहा हो। पिरानाज खून की गंध के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। जैसे ही फीलिक्स का घायल हाथ पानी की सतह को तोड़ता है, तालाब की हर पिराना मुड़ती है और उस पर टूट पड़ती है, बिना रहम के घाव को नोचने लगती है। अचानक और तेज दर्द के कारण फीलिक्स फिसल जाता है और पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। मदद करो, दर्द हो रहा है, ये मछलियां मुझे खा रही हैं, वो चिल्लाता है, अपनी आंखों के सामने घाव को खाते हुए देखते हुए। जैनेट अपनी ड्रेस के बारे में पूरी तरह से भूल जाती है। वो आगे बढ़ती है और फीलिक्स को बाजू से पकड़ती है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फीलिक्स भारी है और एक हाथ काफ़ी नहीं है। तारा, नीचे आओ और इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जैनेट उसकी तरफ निराशा से देखती है। मुझे उन मछलियों से डर लगता है, तारा कहती है, और वहीं ढेर हो जाती है, एक बेकार ढेर की तरह जमीन पर बैठ जाती है। जैनेट अपनी पूरी ताकत लगाती है और फीलिक्स को तालाब से बाहर खींचती है। जब तक वो बाहर आता है, उसका घायल हाथ एक कच्चा बिगड़ा हुआ गुड्डा बन चुका होता है। फटे हुए मांस के बीच से हड्डी हल्की सी दिख रही होती है। मेरा बेचारा बच्चा, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। जैनेट रोती है। वो एम्बुलेंस बुलाने के लिए अपना फ़ोन उठाती है। नहीं, तुम यहाँ एम्बुलेंस नहीं बुला सकती, तारा गुस्से से कहती है। अगर वो इस पते पर आते हैं तो हमारी घुसपैठ की पूरी सिचुएशन सबके सामने आ जाएगी। तुम्हारा ऑनलाइन करियर तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता? तारा उसे रोकती है। आपराधिक आरोपों का सामना करने से डरती है, लेकिन फीलिक्स का हाथ अगर और देर तक इलाज ना किया गया तो हमेशा के लिए खराब हो सकता है। जैनेट जल्दी से सोचती है और एक समझौते पर पहुंचती है। वो पीले पड़ चुके फीलिक्स को लेती है और विला से जितनी जल्दी हो सके दूर जाती है, खुद को और पड़ोस को दूर रखती है। हॉस्पिटल के लिए टैक्सी बुलाने से पहले इतनी दूर से कि कोई उन्हें विला से ना जोड़ सके, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। जब जैनेट का फोन बजता है, ये तारा है। तारा रो रही है, कुछ बहुत बुरा हो गया है। लियो स्टडी में घुस गया था। एक बड़ा सा अजगर उसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। वो सांस नहीं पा रहा है, वो मर जाएगा।
मुझे उसके पास जाने से डर लग रहा है। जैनेट के घुटने कांप जाते हैं, वो गिर जाती है। तारा बिल्कुल लाचार आखिरकार वही करती है जो बाकी है, वो पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाती है। अब तक जब वो मेरे घर में घुसी थी उसका सारा घमंड जा चुका था। जब पुलिस का कॉल आता है कि मेरे घर में घुसपैठ हुई है, मैं बाहर यार्ड में ग्रिलिंग कर रहा हूँ। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है, फेलिक्स का हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो चुका होता है कि उसे काटना पड़ता है। वो पहले से ही सर्जरी में है। लियो को पुलिस ने अजगर से छुड़ा लिया है। वो बहुत डरा हुआ है, टूटे फूटे शब्दों में बेमतलब की बातें कर रहा है। फिर बुखार बढ़ जाता है। जैनेट सिर्फ बेहोश हुई है, किस्मत वाली। सब कुछ देखते हुए तारा इतनी खुशकिस्मत नहीं है। लगातार झटकों ने उसे पागलपन के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। वो अजीब बेमतलब की बातें करती है। सबसे ज्यादा मकड़ियों और अजगरों के बारे में चिल्लाती है। उसके अंदर कुछ तो जरूर टूट गया है। जब जैनेट को होश आता है, वो मुझ पर आरोप लगाती है कि मैं जानता था कि वो आ रहे हैं और मैंने जानबूझकर जाल बिछाया। वो मांग करती है कि मैं उनके हर नुकसान की भरपाई करूं। पुलिस मुझे जांच में सहयोग करने के लिए कहती है। मैं दूर से अपने घर की उन दिनों की पूरी सर्वेलेंस फुटेज निकालकर सीधे पुलिस को भेज देता हूं। कौन गलत है साफ दिख रहा है। फुटेज देखने के बाद उन्हें अब मेरी व्यक्तिगत सहयोग की जरूरत नहीं है। साफ है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैंने बस अपने घर में बिना जहर वाले लेकिन डरावने जानवरों का कलेक्शन रखा था। अगर उन्होंने दरवाजे पर लगे वार्निंग साइंस को नज़रअंदाज ना किया होता और ज़बरदस्ती अंदर ना घुसे होते तो ये कुछ भी नहीं होता। मैं ना सिर्फ उन्हें कोई मुआवजा नहीं दूंगा, बल्कि मैं उनसे अपनी प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करूंगा। मैं एक वकील रखता हूं। जैनेट के साथ हर बातचीत उसके जरिए होती है। प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल्स पर छोड़ दो। अगले दिन मेरा वकील मुझे बताता है कि जैनेट ने कई बार मुझे मुकदमे में घसीट कर बर्बाद करने की धमकी दी है, लेकिन वो ये भी कहता है कि इस सिचुएशन में साफ तौर पर गलती उनकी है। घर के मालिक के तौर पर मैंने चेतावनी देने का अपना कर्तव्य पूरा किया है। जज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पक्ष में फैसला सुनाएंगे या फिर एक मामूली मानवीय सहायता के लिए कहेंगे, जिससे मेरा मन शांत हो जाता है। मेरे पास ठोस सबूत हैं। मैं मुकदमे का स्वागत करता हूं और अपने वकील से जैनेट को एक संदेश पहुंचाने को कहता हूं। जब भी उसका मन करे मुझे कोर्ट ले जाए। फिर मैं पहले कदम उठाता हूं, सर्वेलेंस। फुटेज में चेहरे धुंधले करके जैनेट से पहले ऑनलाइन पोस्ट कर देता हूं, जिससे उसके पास जन समर्थन के लिए पीड़ित बनने का कोई मौका ना बचे। चेहरे धुंधले होने के बावजूद जैनेट के ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर के तौर पर थोड़े फॉलोअर्स हैं। कुछ दर्शक उसे उसके सिलुएट से ही पहचान लेते हैं। खबर फैल जाती है कि फुटेज में दिखने वाले लोगों में से एक जैनेट है। कमेंटेटर्स उसके पुराने वीडियोस पर टूट पड़ते हैं। क्या उसने अमीर परिवार से होने का दावा नहीं किया था और वो लोगों के घरों में घुस रही है? आखिर सच क्या था? दोनों बहनें गोल्ड डिगर्स हैं। डिगर्स। घिन आती है। उन्हें वही मिला जिसके वो लायक थे, और उसमें इतनी हिम्मत है कि वो घर के मालिक से मुआवजा मांग रही है। वो उस आदमी के घर को बर्बाद करती है और शुक्र है कि उसने वो जानवर रखे, वरना वो खूबसूरत प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती। जनता जैनेट के खिलाफ हो जाती है, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। जब कहानी अभी भी ट्रेंड कर रही है, मैं वो वीडियो पोस्ट करता हूँ जिसमें खुलासा होता है कि कायल अनजाने में किसी और आदमी के बच्चों को पाल रहा था। मुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसी रात कायल सीधे उस हॉस्पिटल वार्ड में जाता है जहां फीलिक्स और लियो भरते हैं। जनता की प्रतिक्रिया मेरी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से फैलती है जब मैंने जैनेट के ये कबूल करने वाली फुटेज जारी की कि जुड़वा बच्चे कायल के नहीं हैं। व्यू काउंट एक ही रात में 1 मिलियन पार कर जाता है। कमेंट सेक्शन में लोगों की भीड़ लगी हुई है। कोई तो कायल का पूरा बैकग्राउंड भी निकाल लेता है। कायल एक बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी का मालिक था, काफ़ी अमीर और मशहूर, घमंडी। उसने अपने सोशल मीडिया को अपने जुड़वा बेटों की तस्वीरों से भर रखा था, लगातार ये दावा करते हुए कि महान पिता महान बेटों को पालते हैं। हर एक पोस्ट अब एक मजाक बन चुका है। मैं अपना फ़ोन नीचे रखता हूँ और हल्का फुल्का तैयार हो जाता हूँ। शो शुरू हो चुका है और भला कौन सा डायरेक्टर ओपनिंग नाइट मिस करता है? मैं जानबूझकर एक काला कोट पहनता हूँ जो साफ कहता है मुझसे पंगा मत लेना। फिर शहर के हॉस्पिटल जाता हूँ। मैं ऑर्थोपीडिक वार्ड तक पहुंचा भी नहीं हूं कि मुझे सुनाई देता है जैनेट की चुपती हुई चीख कॉरिडोर में गूंज रही है, साथ में कुछ टूटने की आवाज भी। कायल, बस मेरी बात सुनो, वो वीडियो झूठा था। ईथन ने मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया। उसने सब कुछ झूठा बनाया है। हॉलवे भरा हुआ है। मरीज और उनके परिवार बेहतर नज़ारे के लिए गर्दन घुमा रहे हैं।
हेड नर्स परेशान है, पसीने से भीगी हुई, भीड़ में से आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैं भीड़ को चीरता हुआ एक बेहतरीन जगह पर पहुंच जाता हूं। अंदर कमरा बर्बाद हो चुका है। वो कायल जो जैनेट के सोशल मीडिया पर कॉन्फिडेंट अमीर दिखता था, अब लाल चेहरे के साथ खड़ा है। उसकी गर्दन की नसें फूली हुई हैं। उसने एक स्टैंड को हथियार की तरह पकड़ा हुआ है। जैनेट घुटनों पर है, बाल बिखरे हुए, उसके हाथ कायल के पैर से लिपटे हुए हैं, छोड़ने को तैयार नहीं। उसका ध्यान से रखा गया चेहरा सूझकर पहचान से बाहर हो गया है। साफ है कि उसे अभी अभी मारा गया है। एक बिस्तर पर फीलिक्स बेहोश पड़ा है। अभी अभी उसकी एम्पुटेशन सर्जरी हुई है। दूसरे पर लियो रो रहा है, कंबल के नीचे कांप रहा है। और मेरी एक्स टारा कोने में झुकी हुई है, खाली नज़रों से छत को घूर रही है, लगातार बड़बड़ाते हुई, मकड़ियाँ, बड़ी मकड़ियाँ। कायल गुस्से से भरा हुआ एक खोखली हंसी हंसता है, ऐसी हंसी जब गुस्सा नफरत में बदल जाता है। वो जैनेट को एक लात मारकर दूर कर देता है। वीडियो झूठा हो सकता है, क्या पैटर्निटी टेस्ट भी हो सकता है? वो अपने ब्रीफकेस से हाथ निकालकर कमरे में डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर फेंक देता है। वो सीधे जैनेट के चेहरे पर लगते हैं। सफेद पन्ने हवा में बिखर जाते हैं, फिर बर्फ की तरह जमीन पर गिरते हैं। कल रात जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, मैंने तुरंत टेस्ट करवाया। उन्होंने वो बाल और टूथब्रश इस्तेमाल किया जो तुमने मेरे घर छोड़ दिया था। नतीजे यही हैं, खुद देख लो। इन दोनों का एक बूंद भी खून मेरा नहीं है। कायल की आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंजती है। मैंने 8 साल तक किसी और आदमी के बेटों को पाला, हर महीने 20,000 सपोर्ट के लिए। तुम्हारे लिए घर खरीदा, तुम्हारे लिए कार खरीदी। जैनेट, तुमने मुझे पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया। जैनेट ज़मीन पर बिखरे पैटर्निटी टेस्ट के नतीजों को देखती है। उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है। वो पूरी तरह से टूट जाती है। वो कांपते हुए कायल के पैंट को पकड़ती है। हमारी शादी हुई थी, क्या इसका कोई मतलब नहीं? भले ही लड़के तुम्हारे ना हो, हमारे बीच कुछ तो सच था, है ना? फीलिक्स ने अपना हाथ खो दिया है, उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए। तुम हमें छोड़ नहीं सकते। अपने हाथ मुझसे दूर रखो। कायल घिन से पीछे हटता है, जैसे वो किसी गंदी चीज से दूर हो रहा हो। मैं यहाँ 3 चीजों के लिए आया हूं। वो 3 उंगलियां उठाता है, उसकी आंखें ठंडी और बेरहम है। पहला, वो प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम पर है, मैंने डिपॉजिट दिया था, मैंने मॉर्गेज भरा था, मैंने पहले ही अपने वकील से संपत्ति पर रोक लगाने के लिए कह दिया है, तुरंत निकलो। दूसरा, पिछले 8 सालों में मैंने जो हर पैसा चाइल्ड सपोर्ट के लिए दिया है, उसमें 5 मिलियन का सेटलमेंट भी शामिल है, जो मैंने तुम्हें तलाक के वक्त दिया था। मैं उसे वापस लेने के लिए मुकदमा कर रहा हूं। ये अनुचित लाभ है, ये धोखा है। मुझे सिर्फ पैसे वापस नहीं चाहिए, मैं तुम्हें जेल में देखना चाहता हूं। तीसरा, कायल मुड़ता है और हॉस्पिटल के बिस्तरों पर 2 लड़कों को ठंडी नजरों से देखता है। वो गर्माहट जो कभी उसकी आंखों में थी, अब जा चुकी है, सिर्फ घिन बाकी है। आज से मैं इन लड़कों के मेडिकल बिल्स के लिए 1 पैसा भी नहीं दूंगा। मैंने अभी अभी पेमेंट काउंटर से 50,000 का प्री डिपॉजिट वापस लिया है। उस आखिरी बात से वो टूट जाती है। जैनेट निराशा से चीखती है, नहीं कायल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फीलिक्स को आगे के इलाज के लिए और 1 लाख या उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। अगर तुम पैसे निकाल लोगे तो हॉस्पिटल इलाज बंद कर देगा। तुम हमें मौत की सज़ा दे रहे हो। तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ? कायल ठंडी हंसी हंसता है और अपनी थोड़ी सी सिलवटी जैकेट को ठीक करता है। ये मेरी समस्या नहीं है। जाओ उनके असली पिता को ढूंढो, जो भी वो नीच आदमी है। वो जाने के लिए मुड़ता है। जैनेट निराशा में उस पर झपटती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे जोर से पीछे धकेल देता है। वो बिस्तर के पास रखी कैबिनेट से टकराती है। उसके माथे से तुरंत खून बहने लगता है। उस पल मैं दरवाजे से तमाशा देखने का मजा ले रहा था। धीरे धीरे जानबूझकर तालियां बजाना शुरू करता हूं। शानदार, सच में शानदार। अचानक तालियों की आवाज से कमरा जम जाता है, हर सिर मुड़ता है। जेनेट अपना हाथ अपने खून से सने माथे पर रखती है। खून उसके गाल से नीचे बह रहा है। वो किसी बुरे सपने जैसी लग रही है। जैसे ही वो मुझे देखती है, उसकी आंखों में नफरत लगभग महसूस की जा सकती है। ईथन, वो चिल्लाती है और मेरी तरफ झपटती है। ये तुमने किया, तुमने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाती। एक हल्का साइड स्टेप और वो लड़खड़ाकर आगे निकल जाती है। मैं उसे गिरा देता हूं और वो गिर जाती है। मैं आराम से उसके ऊपर खड़ा होता हूं।
मेरी आवाज़ बिल्कुल शांत। तुम जो चाहो खाओ, लेकिन जो बोलो वो सोच समझकर बोलो। तुमने अपने पति को धोखा दिया। तुम ही अपने पूरे परिवार को गैर कानूनी तौर पर मेरे घर में लाई, सिर्फ लालच के कारण। इसमें मेरी क्या गलती है? काइल की नज़र मुझ पर पड़ती है। उसके चेहरे से कुछ तनाव कम हो जाता है। उसकी जगह कुछ अजीब सा एहसास आ जाता है, शायद शुक्रिया। आखिरकार अगर मेरा वीडियो ना होता तो वो जिंदगी भर किसी और के बिल भरने वाला बेवकूफ़ बना रहता। शुक्रिया दोस्त, वो मेरे पास से गुजरते हुए कहता है। वो मेरे कंधे पर जोर से थपकी देता है। तुम भी कोई संत नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। मैं मुस्कुराता हूं। इसकी ज़रूरत नहीं कायल, मैं बस अपनी चीज़ों की रक्षा कर रहा था। कायल एक छोटी सी आवाज़ निकालता है, अपने लोगों को इकट्ठा करता है और बिना पीछे मुड़े चला जाता है। अपने फाइनेंशियल लाइफलाइन के जाने के साथ जैनेट की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो ज़मीन पर उल्टा लेटती है, अपनी मुट्ठियों से ज़मीन पीटती है, बिना रुके रोती है। बिस्तर पर लियो इतना ज़ोर से रोता है कि वो लगभग कांप रहा है, और कोने में तारा हवा में पंजे मारती रहती है, जैसे अदृश्य मकड़ियाँ उसके चारों तरफ मंडरा रही हों। देखने वाले फुसफुसाते हैं और इशारा करते हैं। तो ये है वो गोल्ड डिगर। सही हुआ उसके साथ, बच्चे भी उसके नहीं हैं। कितनी गंदी बात है। क्या तुमने सुना? उसने कहा कि वो सपोर्ट पेमेंट्स वापस लेने के लिए मुकदमा कर रहा है। अब उनके पास कुछ नहीं है और ऊपर से कर्ज का पहाड़। मैं नहीं जाता। मैं जैनेट के पास जाता हूँ और उसके पास बैठ जाता हूँ। रोना बंद करो, मैं शांति से कहता हूँ। अपनी ताकत बचाओ। काइल ने पैसे निकाल लिए हैं और मैं यहाँ दान देने नहीं आया हूँ। मेरे वकील ने पहले ही सब कुछ गिन लिया है जो तुम्हारे परिवार ने मेरे घर में बर्बाद किया है। मैं अपनी जेब से एक लंबा डॉक्यूमेंट निकालकर उसके चेहरे के सामने रखता हूँ। ये रही लिस्ट। जो वाइन तुमने पी, जो खाना तुमने खाया, जो एंटीक फूलदान तुमने तोड़े, जो कारपेट तुमने खराब किया, और सबसे ज़रूरी जो कलेक्टिबल फिगरीन्स तुमने तोड़े। प्रारंभिक मूल्यांकन लगभग 3,60,000 युआन। जैनेट का सर ऊपर उठता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। 3.6 मिलियन? तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ सस्ते प्लास्टिक फिगर्स इतने के हैं। सस्ते प्लास्टिक के फिगर्स। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। वो लिमिटेड एडिशन थे, आउट ऑफ प्रिंट कलेक्टिबल्स, सेकेंडरी मार्केट में अनमोल। मैंने एक सर्टिफाइड मूल्यांकन करवाया है। कोर्ट उस लिस्ट पर हर फिगर को मान्यता देगा, और ये देखते हुए कि तुम्हारे पास पैसे देने का कोई जरिया नहीं है। मैं शब्दों को जानबूझकर अधूरा छोड़ देता हूँ, फिर उसके कान के पास झुकता हूँ और एक ऐसी आवाज़ में बोलता हूँ जो सिर्फ वही सुन सकती है। मैंने सुना है तुम्हारा वो एक्स जो गुंडों के साथ घूमता था, इन 2 लड़कों का असली पिता अभी अभी जेल से छुटा है। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा अगर उसे पता चले कि उसके 2 बड़े बेटे और एक अमीर एक्स उसका इंतजार कर रहे हैं? जैनेट की आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ती हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो उस आदमी को अच्छी तरह से जानती है। वो उसका बुरा सपना था, एक पूरी तरह से सड़ा हुआ इंसान। एक बार वो चिपक गया तो तुम उससे छुटकारा नहीं पा सकती। एक जोक। उसने उससे छुटकारा पाने के लिए सालों तक मेहनत की थी, सिर्फ काइल को एक रिप्लेसमेंट के तौर पर पाने के लिए। तुम क्या करने वाले हो? जैनेट की आवाज़ डर से भरी हुई है। अब वो उससे ज़्यादा डरी हुई है जितना वो काइल के सामने थी। मैं उठता हूं और अपने लपेल से काल्पनिक धूल झाड़ता हूं। मैं बस सोचता हूं कि परिवार परिवार होता है और एक परिवार को पूरा होना चाहिए। जबकि काइल इन लड़कों से कुछ लेना देना नहीं चाहता, किसी को तो उनके पिता के तौर पर आगे आना होगा। तुम्हें नहीं लगता? तुम इंसान नहीं हो इथिन, तुम एक राक्षस हो। जैनेट एक दुखद चीख मारती है। मैं अपने पीछे की गालियों को नज़रअंदाज करता हूं। मैं मुड़ता हूं और उस वार्ड से बाहर चला जाता हूं जो एंटीसेप्टिक और निराशा की गंध से भरा हुआ है। बाहर धूप तेज है। मैं धीरे से सांस लेता हूं। अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल करता हूं जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने मेरे लिए ढूंढ निकाला था। जैक। मैं अपनी आवाज़ गर्म और आसान रखता हूं। सुना है तुम एक मौका ढूंढ रहे हो। मेरे पास तुम्हारी पुरानी प्रेमिका जैनेट के बारे में कुछ बड़ा है। 2 बड़े बेटे और ढेर सारा पैसा बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लाइन के दूसरी तरफ से एक खुरदुरी लालची आवाज आती है, पीछे माजोंग टाइल्स की खड़खड़ाहट के साथ। हाँ, कौन है ये? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। फर्क इससे पड़ता है कि जैनेट अभी शहर के हॉस्पिटल में है, ऑर्थोपीडिक्स वार्ड 3। ज्यादा देर की तो कोई और पहुंच जाएगा। मैं फोन काट देता हूं
और दूर से ट्रैफिक लाइट्स को झिलमिलाते हुए देखता हूं। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। जैनेट, तारा, तुम्हें लगता है ये खत्म हो गया है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें वो लेना पसंद है जो तुम्हारा नहीं है? तुम्हें लोगों को बेवकूफ बनाना पसंद है? तो मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूं। कुत्ता खुला छोड़ दिया गया है। क्या तुम अपने परिवार का स्वागत करने के लिए तैयार हो? मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं हॉस्पिटल लॉबी में एक सीट पर बैठ जाता हूं, एक गर्म कॉफी ऑर्डर करता हूं और आराम से पीता हूं। लगभग 20 मिनट बाद प्रवेश द्वार पर एक हंगामा होता है। एक आदमी जिसका फ्लोरल शर्ट और टाइट जीन्स पहना हुआ है, चेहरा सालों की कठोर जिंदगी से सख्त हो गया है। उसके कंधे पर एक ड्रैगन का टैटू बड़बड़ाते हुए अंदर आता है। उसके पीछे 2 ब्लीच ब्लॉन्ड साथी आते हैं, स्ट्रीट स्टाइल में चलते हुए। ऐसे आदमी जिन्हें आप देखते ही पहचान लेते हैं। ये जैक है। मैं अपनी टोपी नीचे करता हूं और इन 3 हमलावर कुत्तों को बिना किसी हिचकिचाहट के एलिवेटर्स की तरफ जाते हुए देखता हूं। मैंने उन्हें पहले ही सुविधा दे दी है। फ्लोर नंबर और रूम नंबर फोन पर खुद डिलीवर किया है। मैं अपना फोन निकालकर उस मिनिएचर ब्लूटूथ ईयरपीस से कनेक्ट करता हूं, जो मैंने गलती से जैनेट के वार्ड के दरवाजे के पास छोड़ दिया था। जो आवाज़ें आती हैं वो बहुत संतोषजनक हैं। ऐसा लगता है वार्ड के दरवाज़ा लात मारकर उसके कब्जों से ही निकाल दिया गया है। तुम में से कौन जैनेट है? अभी बाहर आओ। जैक की गरजती हुई आवाज़ ईयरपीस से फूट पड़ती है। जैनेट की डरी हुई चीख तुरंत आती है। जैक, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? चुप रहो। जैक के पास सवालों के लिए सब्र नहीं है। सुना है तुम्हारे पास मेरे 2 बच्चे हैं और तुमने उस अमीर एक्स से 5 मिलियन निचोड़े हैं। निकालो। मेरे पास नहीं है। पैसे वापस लिए जा रहे हैं। बस जाओ, प्लीज़ बस चले जाओ। पैसे नहीं हैं? ईयरपीस से एक तेज़ आवाज़ आती है, एक थप्पड़ की साफ आवाज़। मैं उसके लिए दर्द महसूस करता हूँ। मैं अभी अभी जेल से निकला हूँ और मेरी किस्मत खराब चल रही है, और तुम कह रही हो कि तुम कंगाल हो। तुम्हारे गले में वो सोने की चेन काफ़ी भारी लग रही है। निकालो। वार्ड में अफरा तफरी मच जाती है। जैनेट की चीखें, लियो की चीखें, चीज़ों के उल्टने की आवाज़, सब कुछ एक साथ उलझ जाता है। बस यही बचा है मेरे पास। तुम ये नहीं ले सकते। फीलिक्स को अभी भी सर्जरी की ज़रूरत है। किस चीज़ की सर्जरी? जैक हंसते हुए कहता है। बच्चे का एक हाथ पहले से ही नहीं है, वो बड़ा होकर बेकार ही रहेगा। अभी अपने नुकसान काटो। अब ये वाला, एक पल का ठहराव। ये ठीक ठाक दिखता है, मेरे साथ आ सकता है, अपने हिस्से का काम करेगा। मैं खुद पर हंसे बिना नहीं रह सकता। तो ये वो महान प्यार था जिसके लिए जैनेट ने बच्चे पैदा करने के लिए इतनी लड़ाई लड़ी थी। उसकी नज़रों में काइल हमेशा बिल भरने वाला बेवकूफ़ था। जैक उसके लिए एक असली मर्द था। खैर, उसका असली मर्द उसे एक सबक सिखाने आया है। तुम मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना, तुम जानवर। रास्ते से हटो। और हिंसा की आवाज़ें, धीमे थप्पड़, जैनेट की दबी हुई कराहतें। उस पल तारा, जो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, जैक की ब्रूटालिता को महसूस करती है। चाहे डर से या किसी कच्चे इंस्टिंक्ट से, वो अचानक चिल्लाती है, मकड़ियाँ, बड़ी काली मकड़ियाँ, वो तुम्हें काट लेंगी, काट कर मार डालेंगी। मेज से एक थर्मस उठाकर सीधे जैक पर फेंकती है। वो चूक जाती है, लेकिन उबलता हुआ पानी उस पर गिर जाता है। ये क्या? ये पागल औरत कौन है? जैक गुस्से से फट पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर वो फेंकने की? लड़कों, इसे तब तक मारो जब तक ये रुक ना जाए। उस पल वार्ड एक असली नर्क बन जाता है। जैनेट और तारा, वो जोड़ी जो कभी घमंड से चलती थी, जो मुझे बिना सोचे समझे नीची नज़र से देखती थी, अब 3 गुंडों द्वारा पीटी जा रही हैं, बिल्कुल लाचार। नर्सेज और सिक्योरिटी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन एक आदमी जैसे जैक के सामने, जो अभी अभी छूटा है और जिसे शर्म नहीं आती, कोई भी सीधे दखल देने की हिम्मत नहीं करता। वो दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाते हैं कि पुलिस को बुला लिया गया है। जैक को बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं अपने ही परिवार को डिसिप्लिन कर रहा हूँ। ये एक घरेलू मामला है, पुलिस मेरा क्या कर लेगी? वो पूरी तरह से गलत नहीं है। कई सिचुएशंस में पुलिस को ये मामले मुश्किल लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन हिरासत में। जैक जैसे किसी के लिए एक हिरासत केंद्र प्रैक्टिकल रूप से एक हॉस्टल है। जैसे ही मेरे ईयरपीस से अनुरोध की आवाज़ धीमी और ज़्यादा होती जाती है, निराश। मैं जानता हूं कि समय सही है। इस डॉगी डॉग तमाशे ने न सिर्फ जैनेट के आखिरी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच को तोड़ दिया है, बल्कि उनसे वो आखिरी इज्जत का टुकड़ा भी छीन लिया है जो उन्हें शहर में जिंदा रहने देता है। मैं ईयरपीस निकालकर नज़दीकी बिन में फेंक देता हूं और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता हूं। सड़क के उस पार एक शांत कैफे में
एक तैयार सूट और सोने के रिम वाले चश्मे पहने एक आदमी खिड़की के पास बैठा है। बिना जल्दी के आसानी से डॉक्यूमेंट्स पलट रहा है। उसका नाम प्रेस्टन है, एक मशहूर क्रिमिनल लॉ स्ट्रैटेजिस्ट और टॉप टियर वकील। मैंने काफी खर्चा करके उसे रखा है। उसकी सिग्नेचर लाइन, मुझे काफी पैसे दो और मैं शैतान के हिसाब में भी गलती ढूंढ निकालूंगा। माफ करना प्रेस्कन, इंतजार करवाना पड़ा। मैं उसके सामने वाली सीट ले लेता हूं। वो अपने चश्मे ठीक करता है और एक नापी तुली प्रोफेशनल मुस्कान देता है। मिस्टर ईथन, मैंने सब कुछ रिव्यू कर लिया है जो आपने मुझे भेजा। ये परफेक्ट है। ये सिर्फ एक सिविल टॉर्ट मामला नहीं है। हमारे पास इसे एक पूरे क्रिमिनल केस के तौर पर आगे बढ़ाने के हर आधार हैं। वो मेज पर कई डॉक्यूमेंट सरकाता है। क्रिमिनल ट्रेसपास, सर्वेलेंस, साफ दिखाता है कि उन्होंने प्रवेश के लिए ताला तोड़ा और फिर उसे बदल दिया और उन्होंने लंबे समय तक संपत्ति पर कब्जा किया। इरादा साफ है। दूसरा, बड़ी चोरी। उन्होंने आपके लक्जरी सामान को बिना अनुमति के बेच दिया। प्रीमियम वाइन्स भी, हाई एंड सामान इस्तेमाल किया। राशि काफ़ी बड़ी है। आपकी नुकसान मूल्यांकन सूची के आधार पर यह क्रिमिनल कोड के तहत एक बहुत बड़ी राशि के रूप में योग्यता प्राप्त करता है। न्यूनतम सज़ा 10 साल से शुरू होती है। तीसरा, संपत्ति का द्वेषपूर्ण नाश। कलेक्टेबल फिगरीन्स और एंटीक फूलदान काफ़ी मूल्यवान थे और जानबूझकर किए गए नुकसान के सबूत साफ हैं। प्रेस्टन की उंगलियां मेज़ पर एक धीमी लयबद्ध ताल में थपथपाती हैं, जैसे गाने वाली बहनों के लिए एक शांत घंटी बज रही हो। जहां तक बच्चे की चोट का सवाल है, आपने प्रवेश द्वार पर साफ चेतावनी चिन्ह लगाए थे और सर्वेलेंस लगवाया था। आपने गैर कानूनी घुसपैठियों के तौर पर सूचित करने का अपना कर्तव्य पूरा किया। उनके अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप आपकी संपत्ति पर उन्हें आई कोई भी चोट, आप पर किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं आई। इसके विपरीत हम उनके पर्यवेक्षण में विफलता के लिए प्रतिवाद कर सकते हैं, जिससे आपके जानवरों को परेशानी हुई और आपके तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा। उसे सुनकर मुझे एक गहरी, साफ संतुष्टि महसूस होती है। ये विशेषज्ञता है। यह है जड़ पर प्रहार करने का मतलब। और भी हैं, मैं कहता हूँ। ऊपर वाला आदमी जैक उन 2 लड़कों का जैविक पिता है। उसने अभी अभी वार्ड का दौरा किया। उसने जैनेट के आखिरी गहने जोर जबरदस्ती ले लिए और दोनों पर हमला किया। मुझे लगा ये काम आ सकता है। प्रेस्टन की आंखें उसके लेंस के पीछे चमक उठती हैं। अब ये दिलचस्प है। अगर हम जैक को एक सहयोगी के रूप में स्थापित कर सकते हैं या उसे लूट में शामिल कर सकते हैं, तो ये आग काफ़ी ज़्यादा भड़केगी। वो अपने ब्रीफ केस से एक मोटा डॉक्यूमेंट निकालकर मुझे एक पेन देता है। मिस्टर ईथन, आपका एक सिग्नेचर और ये अभियोग पत्र सीधे कोर्ट और जन सुरक्षा ब्यूरो में जाएगा। मैं संपत्ति पर रोक लगाने के लिए आवेदन करूंगा, उनके नाम पर हर अकाउंट को फ्रीज करूंगा और उन्हें देश छोड़ने से रोकूंगा। और राशि की विशालता को देखते हुए अधिकारी तेजी से आपराधिक हिरासत के उपाय लागू करेंगे। दूसरे शब्दों में, उन्हें एक हॉस्पिटल वार्ड से एक हिरासत सेल में स्थानांतरित किया जाएगा। मैं पेन लेता हूं, कुछ पल के लिए उसकी तेज नोक को देखता हूं और बिना हिचकिचाहट के साइन कर देता हूं। मैं ये आपके हाथों में छोड़ता हूं प्रेस्टन। मैं खड़ा होकर उसे मजबूती से हाथ मिलाता हूं। पैसे की चिंता नहीं है, कानूनी खर्च कोई मुद्दा नहीं है। मेरी सिर्फ एक शर्त है। मेरा चेहरा ठंडा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि वो उस सेल में सड़े। मैं चाहता हूं कि वो जाने, कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने होते, कुछ लोगों से पंगा लेने के लिए नहीं बने होते। प्रेस्टन मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। उसका चेहरा उतना ही ठंडा और निश्चित है। जैसी आपकी इच्छा। इस मैदान में मैं शिकारी हूं। जैसे ही मैं कैफे से बाहर निकलता हूं, मैं देखता हूं कि कई पुलिस गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर रुकती हैं, लाइटें झिलमिलाती हुई। लेकिन मैं जानता हूं कि ये अधिकारी जैनेट को बचाने नहीं आए हैं, वो उसे हथकड़ी पहनाने आए हैं। जैक ऊपर जितना जोर से गुस्सा करेगा, जैनेट की स्थिति उतनी ही खराब होगी। और जैसे ही अधिकारी आईडीज चेक करेंगे और पता चलेगा कि गाने वाली बहनें एक बड़ी चोरी के सिलसिले में वांटेड है, मैं हंसी। रोक नहीं पाता जैनेट। जिस पल तुम सोचती हो कि तुमने एक लाइफलाइन पकड़ ली है, सिर्फ ये पाने के लिए कि वो एक फांसी का फंदा है, तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव होगा? मेरा फोन बजता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस से एक मैसेज। मिस्टर ईथन, आपके विला के बाहर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। वो दावा कर रहे हैं कि वो घायल बच्चे के रिश्तेदार हैं। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए एक बैनर लगाया है और कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है। ऐसा लगता है जैनेट ने अभी तक हार नहीं मानी है। वो जनता की राय को हथियार बनाने की एक आखिरी कोशिश कर रही है। वो ये नहीं जानती कि जनता की नज़रों में वो बेचारी अकेली माँ नहीं है, वो एक मजाक है। कोई बात नहीं, मैं टाइप करता हूँ, उन्हें शोर मचाने दो, जितना ज्यादा उतना अच्छा।
क्योंकि जो आगे होने वाला है, प्रेस्टन का कानूनी नोटिस और पुलिस वारंट उसके लाइव स्ट्रीम दर्शकों ने अब तक देखा हुआ सबसे अच्छा तोहफा होगा। जब मैं विला वापस जाता हूँ, मैं दूर से भीड़ देख सकता हूँ। लोगों की एक दीवार, 1 दर्जन या उससे ज़्यादा बेशरम ट्रैफिक भूखे आउटलेट्स कैमरास के साथ पोजीशन के लिए झगड़ते हुए, साथ ही कई इन्फ्लुएंसर्स फोन उठाए हुए पहले से ही लाइव। उसके बीच में एक सफेद बैनर जिस पर काले अक्षरों में लिखा है, बेरहम अमीर आदमी खतरनाक जानवर रखता है, मासूम बच्चे को घायल करता है, न्याय मिलना चाहिए। उसके नीचे खड़ी है जेनेट, सर पर मोटी पट्टियां बंधी हुई। उसके चेहरे पर अभी भी नील साफ दिख रहे हैं, अभ्यास की हुई बर्बादी के साथ कैमरास के लिए रोती हुई। हर कोई प्लीज मेरे लिए खड़े हो। उस आदमी ईथन ने अपने घर में पिरानाज और एक अजगर रखा सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है, उसका हाथ कट गया है, वो अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश है और ईथन उसकी देखभाल के लिए 1 पैसा भी नहीं देगा। वो एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस की प्रतिबद्धता के साथ रोती है। हाँ, हम पहले साथ थे। मैं मानती हूँ मैंने गलतियां की, लेकिन वो मेरे पूरे परिवार को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। ये हत्या है, ठंडे खून की हत्या। उसके पास जैक भी उतना ही व्यस्त है। उसने साफ तौर पर इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में लेने का फैसला किया है। शर्टलेस, उसके टैटूज पूरी तरह से दिख रहे हैं, हाथ में एक लोहे की रॉड। वो मेरे गेट पर स्थिर गरजते हुए प्रहार करता है। ईथन, तुम कायर, बाहर आओ। जैक कैमरास पर गड़ाता है, तुम्हारा पैसा तुम्हें अछूत नहीं बनाता। आज 10 मिलियन दो, वरना मैं इस जगह को ईंट से ईंट बजा दूंगा। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। स्वयं घोषित न्यायप्रिय टिप्पणीकार जो पूरी कहानी नहीं जानते, गुस्से में हैं। वो बेचारा बच्चा, वो मासूम है। किस तरह का बीमार इंसान पिरानाज रखता है? उसे पैसे देने चाहिए और जेल जाना चाहिए। इस अफरा तफरी के कार्निवल को मेरे सामने अनफोल्ड होते हुए देखते हुए मुझे कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ मज़ा आता है। प्रेस्टन मेरे पास बैठा हुआ अपने चश्मे ठीक करता है और खिड़की से बाहर झांकता है। मिस्टर, ऐसा लगता है कि वो अपनी ही खबर खोद रहे हैं। गैर कानूनी जमाव, उकसाना, वसूली, इसे मौजूदा आरोपों में जोड़ दो। एक चमत्कार भी उन्हें अब नहीं बचा सकता। तो दर्शकों को इंतजार नहीं करते। मैं दरवाजा खोलता हूं और बाहर निकलता हूं। 4 पुलिस गाड़ियां सीधे मेरे पीछे आकर रुकती हैं। लाल और नीली लाइटें शाम को चीर रही हैं। भीड़ शांत हो जाती है। पुलिस, पीछे हटो। एक आदेश देने वाली आवाज शोर को चीर जाती है। अफरा तफरी एक पल में खत्म हो जाती है, जैसे ही अधिकारी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग इन्फ्लुएंसर्स डर से पीछे हट जाते हैं। जैनेट मुझे देखती है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आती है, लेकिन लालच उसे तुरंत बदल देता है। वो मान लेती है कि पुलिस जनता की राय के दबाव में मेरे लिए आई है। अधिकारियों, ये है वो। जैनेट इशारा करती है और चिल्लाती है, इसने ही मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है, इसे गिरफ्तार करो। जैक अपनी लोहे की रॉड जमीन पर रखता है और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। खैर खैर, आखिरकार अपना चेहरा दिखाया। समझदारी का काम होगा पैसे दे देना, वरना क्या? मैं उससे बिना किसी भाव के देखता हूँ। मेरी चाल टूटती नहीं। मैं सीधे उसके पास से गुजरता हूँ और जैनेट के सामने रुक जाता हूँ। हर दिशा से कैमराज मेरे चेहरे पर हैं। मैं हिचकिचाता नहीं। मैं नज़दीकी लाइव स्ट्रीमिंग फ़ोन की तरफ मुड़ता हूँ और एक साफ शांत मुस्कान देता हूँ। गुड इवनिंग सभी को। जबकि हमारे पास दर्शक हैं, चलो इस हिसाब को यहीं पूरे इंटरनेट के सामने निपटाते हैं। मैं एक तरफ हो जाता हूँ। प्रेस्टन आगे बढ़ता है, हाथ में ब्रीफकेस, पूरी जगह को नियंत्रित करते हुए। मैं मिस्टर ईथन का कानूनी सलाहकार हूँ। मेरा नाम है। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं है, लेकिन हर शब्द सटीकता के साथ उतरता है, पेशेवर अधिकार का स्पष्ट वजन लिए हुए। वो अपने ब्रीफकेस से एक आधिकारिक लाल मोहर वाला डॉक्यूमेंट निकालकर सीधे कैमरास के सामने रखता है। मिस जैनेट, मिस तारा और उनके सहयोगियों द्वारा मेरे मुवक्किल के निवास में गैर कानूनी प्रवेश के मामले में पुलिस ने औपचारिक रूप से एक आपराधिक जांच शुरू कर दी है। ये आधिकारिक मामला सूचना है। भीड़ में हंगामा मच जाता है। जैनेट की सिसकियां रुक जाती हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये झूठ है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। अपने ही बॉयफ्रेंड के घर जाना ट्रेसपासिंग कैसे है? मैं उसे ठंडे से रोकता हूँ। जब मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से प्रवेश से मना कर दिया था और ताले बदल दिए थे, तुमने एक लॉकस्मिथ को हायर किया और जबरदस्ती अंदर घुस गई।
इसका हर सेकंड सर्वेलेंस फुटेज पर है। प्रेस्टन निरंतर आगे बढ़ता है। क्रिमिनल कोड के अनुच्छेद 245 के तहत किसी अन्य व्यक्ति के निवास में गैरकानूनी प्रवेश पर 3 साल तक की सजा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती आरोप है। वो दूसरा डॉक्यूमेंट निकालकर पूरी नुकसान मूल्यांकन सूची दिखाता है। मिस जैनेट, संपत्ति पर आपके गैर कानूनी कब्जे के दौरान आपने मेरे मुवक्किल के 12 लाख युआन के मूल्य के लग्जरी सामान और वाइन चोरी और बेचे। आपने 36 लाख युआन के मूल्य के आउट ऑफ प्रिंट कलेक्टेबल फिगरीन्स और एंटीक्स को द्वेषपूर्ण रूप से नष्ट किया। कुल 4 करोड़ 80 लाख युआन, एक बहुत बड़ी राशि के रूप में वर्गीकृत। कानून के तहत न्यूनतम सजा 10 साल है। हर अंकड़ा एक हथौड़े के प्रहार की तरह गिरता है। दृश्य बिल्कुल शांत हो जाता है। जो टिप्पणी कर कुछ पल पहले मेरी निंदा कर रहे थे, पूरी तरह से पलट जाते हैं। 4.8 मिलियन। ये ब्रेकअप विवाद नहीं है, ये सशस्त्र डकैती है। उन्होंने ताला तोड़ा, वहां 20 दिन रहे और फिर मालिक से मुआवजा मांगा। ये कैसी तर्क है? अभी अभी कौन बच्चे को मासूम बुला रहा था? उसने लाखों युआन के कलेक्टिबल्स नष्ट कर दिए। सही हुआ उसके साथ। जैनेट पूरी तरह से कांप जाती है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं सच में पुलिस के पास जाऊंगा और उससे भी कम कि अंकड़े इतने सटीक रूप से गिने गए होंगे। वो परेशानी से जैक की तरफ मुड़ती है। अब हम क्या करें? जैक 4,08,000 सुनता है और उसकी आंखें चमक जाती हैं, लेकिन वो उतना ही कानूनी रूप से अनपढ़ है जितना कि लापरवाह। उसका इंस्टिंक्ट भागने का नहीं है, ये है। ये आदमी बहुत अमीर है। भाड़ में जाए कानून। जैक गरजता है। वो लोहे की रॉड मेरी दिशा में घुमाता है। मुझे तुम्हारी चालों से कोई मतलब नहीं। मेरे बेटे ने अपना हाथ खो दिया है, ये एक सच्चाई है। आज पैसे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो सच में यूनिफॉर्म्ड अधिकारियों के सामने मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। फ्रीज, रॉड नीचे रखो। अधिकारियों ने ठीक इसकी उम्मीद की थी। जिस पल जैक हिलता है, 3 टैक्टिकल अधिकारी एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। मुझसे दूर हटो। जैक छटपटाता है, लेकिन उसकी स्ट्रीट फाइटिंग स्किल्स प्रशिक्षित नियंत्रण तकनीक के सामने कुछ भी नहीं है। एक तेज आवाज और उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे बन जाता है। ठंडी हथकड़ियां बंद हो जाती हैं। मुख्य अधिकारी आगे बढ़ता है। जैक है ना? हमें हॉस्पिटल से कॉल आया था। तुम पर हमला और लूट का संदेह है। अब हम अधिकारियों पर सशस्त्र हमला और वसूली भी जोड़ सकते हैं। इसे ले जाओ। मैं पीता हूं, मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तुम्हें मुझे गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं है। जैक गुस्सा करता रहता है, लेकिन पुलिस गाड़ी में डाले जाने तक। लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है और हर शब्द को निगल जाता है। जैक से निपटने के बाद अधिकारी जैनेट की तरफ मुड़ते हैं, जो पहले से ही जमीन पर ढेर हो चुकी है। जैनेट, तुम पर आपराधिक अतिक्रमण और बड़ी चोरी का संदेह है। तुम्हें इसलिए आपराधिक हिरासत में लिया जाता है। हथकड़ियां उसकी कलाइयों के चारों तरफ बंद हो जाती हैं। उस पल वो आखिरकार समझ जाती है, सब खत्म हो गया है। नहीं, प्लीज़ मुझे मत ले जाओ। जैनेट पूरी तरह से टूट जाती है। वो मुझे देखती है, आंखें गिड़गिड़ाती हुई। ईथन, ईथन, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मुझे तुम्हारे घर कभी नहीं जाना चाहिए था। प्लीज़ अधिकारियों से कुछ कहो। ये सब एक गलत फहमी थी, सब कुछ। अगर मैं जेल चली गई तो फीलिक्स और लियो का क्या होगा? उसे इस तरह देखते हुए मुझे कुछ महसूस नहीं होता, एक लहर भी नहीं। एक गलत फहमी। मैं झुकता हूँ और उसकी आंखों में देखता हूँ। जब तुमने मेरा दरवाज़ा तोड़ा, मेरी वाइन पी, जो मैंने बनाया था उसे नष्ट किया और मेरे घर को अपना बनाने की कोशिश की, क्या गलत फहमी शब्द कभी तुम्हारे दिमाग में आया? जहाँ तक बच्चों का सवाल है, मैं नज़दीक झुकता हूँ और अपनी आवाज़ धीमी करता हूँ। चिंता मत करो, राज्य के पास कल्याण घर हैं। जिन माता पिता के यहाँ वो पैदा हुए हैं, उन्हें देखते हुए एक बच्चों का कल्याण घर उनके लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है। इसे ले जाओ। मैं खड़ा होकर एक बेपरवाह हाथ हिलाता हूँ, जैसे किसी मामूली चीज़ को भगा रहा हूँ। जैनेट को 2 महिला अधिकारियों द्वारा पुलिस गाड़ी तक ले जाया जाता है। उसकी चीखें दूरी के साथ धीमी होती जाती हैं और आखिरकार रात में घुल जाती हैं। गाड़ियां गरजते हुए चली जाती हैं, अपने साथ सारा शोर ले जाती हैं। विला के बाहर ज़मीन पर मलबे और एक भीड़ के अलावा कुछ नहीं बचता है, जो अभी तक समझ नहीं पाई है कि उन्होंने अभी क्या देखा है। प्रेस्टन अपने चश्मे ठीक करता है और अपने फ़ोन पर झांकता है। मिस्टर ईथन, ऑनलाइन जनता का भाव पूरी तरह से पलट गया है। आपका अभी का प्रदर्शन त्रुटिहीन था। टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक एक मास्टर क्लास है नैतिक ब्लैकमेल को डिसमेंटल करने में। मैं अपने फ़ोन पर झांकता हूँ। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा है, लेकिन मुझे अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रेस्टन, यहाँ से सब कुछ आपको संभालना है। मैं विला को देखता हूँ, परिचित लेकिन किसी तरह बदला हुआ। उसका उल्लंघन हुआ है, लेकिन अब से ये साफ होगा। मैं किसी भी तरह का कोई समझौता स्वीकार नहीं करूँगा। मैं कोई माफीनामा स्वीकार नहीं करूंगा।
मुझे अधिकतम सजा चाहिए। प्रेस्टन हल्का सा झुकता है। समझ गया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें जेल में अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिले और वो अपनी बाकी की जिंदगी उस 4 करोड़ 80 लाख युआन को चुकाने में बिताएं। मैं मुड़ता हूं और यार्ड में चला जाता हूं। तालाब खाली कर दिया गया है। पिरानाज, जिन्होंने अपना उद्देश्य प्रशंसनीय रूप से पूरा किया, एक दोस्त ने ले लिए हैं। लेकिन उस खाली पूल के सामने खड़े होकर मैं अभी भी फेलिक्स के चेहरे को कल्पना कर सकता हूं जब वो अंदर गिरा था। पूरा आतंक। क्या ये आखिरकार खत्म हो गया है? नहीं, मेरे पास अभी भी तारा को देने के लिए एक तोहफा बाकी है, जो अभी मनोवैज्ञानिक वार्ड में पागलपन का अभिनय कर रही है। वो कहते हैं हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करती है उसे मकड़ियां दिखती हैं, तो मैं उसे दिखाता हूं कि एक सच में इनएस्केपेबल जाल कैसा दिखता है।